हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं रियल नंबर्स, जो 10th क्लास में मैथमेटिक्स का वेरी फर्स्ट चैप्टर है, उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, लेकिन इससे पहले कि हम ये चैप्टर स्टार्ट करें, सबसे पहले हम मैथ्स को थोड़ा जान लेते हैं। ज़्यादातर बच्चों को मैथ्स का फोबिया होता है, मतलब मैथ्स से डर लगता है, करने में इंटरेस्ट नहीं आता है, पढ़ते हुए नींद आती है, क्वेश्चंस बहुत बोरिंग लगते हैं। पर बच्चों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको इसलिए लगता है क्योंकि आपका फोकस सॉल्यूशन से ज़्यादा प्रॉब्लम पर टिका रहता है। मैथमेटिक्स अगर हम देखें तो बहुत इजी सब्जेक्ट है। मैं कहूँगी सबसे इजी और सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट मैथमेटिक्स ही है, क्योंकि बाकी किसी सब्जेक्ट में हिंदी में आपकी मात्राओं की गलती रहती है, इंग्लिश में भी आपको स्पेलिंग्स को कितना ध्यान में रखना पड़ता है, साइंस में भी आपको सारे फॉर्मूलेज टेक्निक्स को समझना पड़ता है। मैथमेटिक्स में अब सिंपल, हम जो फर्स्ट एक्सरसाइज कर रहे हैं, एक एक्सरसाइज, एक फॉर्मूला, एक इम्प्लीमेंटेशन और पूरी प्रॉब्लम को आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो आपको जो मेन फोकस रखना है वो फॉर्मूला को ढंग से समझने में, और उसके बाद थोड़ा सा ध्यान इस तरफ देना है कि हम उस फॉर्मूला को अप्लाई कैसे कर सकते हैं, कौन सी प्रॉब्लम पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सिंपल है बेटा, थोड़ा सा बस आपको ध्यान देना है क्वेश्चन को समझने की तरफ, कॉन्सेप्ट को समझने की तरफ। बहुत इजी है मैथमेटिक्स, एक बार आपको समझ आ गई, आप RS अग्रवाल, RD शर्मा, NCERT, जितनी भी हेल्पिंग बुक्स है आप सब कर डालोगे। कहाँ तो अभी आपको इसको पढ़ते हुए नींद आती है, उबासी आती है, कुछ और करने का मन करता है, कभी म्यूजिक सुनने का मन करता है, लेकिन एक बार जब आपको फॉर्मूला समझ आ गया और उसकी एप्लीकेशन समझ आ गई ना, तो आपको कुछ अच्छा नहीं लगेगा सिवाय मैथमेटिक्स के। सो लेट्स स्टार्ट अवर वेरी फर्स्ट टॉपिक ऑफ क्लास 10th, रियल नंबर्स। सबसे पहले तो जो हमारा चैप्टर का नाम है रियल नंबर्स, होते क्या है? बहुत सिंपल सी बात है, जिन नंबर्स के साथ हम डील कर रहे हैं। कौन से नंबर्स के साथ हम डील कर रहे हैं? नंबर लाइन, जानते हो इसको? बहुत बिगनिंग में पढ़ चुके हो, है ना? नहीं भी पढ़ा है, नहीं भी याद है, तो मैं आपको रिकॉल करवा देती हूँ। नंबर लाइन क्या होता है? इस पे हम सारे नंबर्स को मेंशन कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। द नंबर लाइन इज नॉन एंडिंग। 1 से पहले क्या आता है? 0, और 0 से भी पहले क्या आता है? हमारे सारे नेगेटिव नंबर्स। तो ये जितने भी नंबर्स हैं, इन सब को हम मिलाकर बनता है हमारे पास रियल नंबर्स का कॉन्सेप्ट। अब रियल नंबर्स में बेटा ध्यान से देखो, अगर हम 1 से इधर के नंबर्स की बात करें, ये है हमारे नेचुरल नंबर्स। अगर हम इस 1 2 3 की लाइन में इस 0 को भी ऐड कर देते हैं तो हमारे पास बन जाते हैं होल नंबर्स, है ना? और इस साइड हमारे पास है नेगेटिव नंबर्स। तो इन सबको जब हम कंबाइन कर देते हैं तो हमारे पास बनता है रियल नंबर्स। अब इन नंबर्स के बीच में भी कुछ डेसिमल के नंबर्स होते हैं, फ्रैक्शंस के नंबर होते हैं। तो ये सारा जो कॉन्सेप्ट है वो इस नंबर लाइन के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है? अब इन रियल नंबर्स में हम यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम, कितना डिफिकल्ट नेम है ना, बट द कॉन्सेप्ट इज वेरी इजी। आप इससे पहले भी इसको पढ़ चुके हो, अप्लाई कर चुके हो, समझ चुके हो, बस यहाँ नाम थोड़ा भयानक सा है लेकिन सॉल्यूशन बिल्कुल सिंपल। तो चलो अब हम रियल नंबर्स में अपना फर्स्ट टॉपिक देखते हैं कि यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम को कैसे अप्लाई करना है। तो इससे पहले कि हम अपनी प्रॉब्लम फर्स्ट को सॉल्व करें, सबसे पहले तो डिवीजन एल्गोरिदम को थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। क्या है ये यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम? कुछ भी नया नहीं है इसमें। जितना आप अभी तक जानते हो डिवीजन के बारे में, आपको ऑलरेडी पता है, यू नो वेरी वेल। डिवीजन कैसे करते हैं? किसी भी नंबर को जब हमें डिवाइड करना है, सपोज हम 10 को डिवाइड करते हैं 2 से, सिंपल है ना, आप कर चुके हो। कैसे आएगा? 2 5 10 एंड क्रॉस, ठीक है? अब अगर मैं 11 को डिवाइड करूं 2 से, 2 5 10, रिमाइंडर आ गया 1,
है ना। यही कर रहा है हमने डिवीजन में, इससे अलग तो कुछ नहीं होता। तो अब ये जो 10 है हमारे पास, इसे हम क्या कहते हैं, डिविडेंड। ये 2 डिवाइजर ये 5 कोशेंट है ना। और यहां रिमाइंडर हमारे पास कुछ है ही नहीं। ऐसे ही अगर हम इस प्रॉब्लम में देखें तो 11 हमारा डिविडेंड है, 2 डिवाइजर है, 5 कोशेंट है और 1 रिमाइंडर है। ठीक है ना। इट मीन्स ये जो हम डिवाइड कर रहे हैं, सपोज ये 10 है हमारे पास, हमने 10 को 2 से डिवाइड किया, तो 10 को वापस पाने का फॉर्मूला क्या है कि अगर हम डिवाइजर को कोशेंट से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस करेंगे रिमाइंडर, तो हमारे पास अपना डिविडेंड आ जाएगा। ऐसे ही अगर हम 11 को देखें, देखो कैसे आएगा 11 हमारे पास, अगर हम डिवाइजर को कोशेंट से मल्टीप्लाई करें प्लस करें रिमाइंडर, आ गया ना हमारे पास 11। ये आपको पता था, इसमें कुछ भी नया नहीं है। और यही हमारा यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम है ना। ये हम सिंपल वे में करते थे जब आप स्मॉलर क्लासेस में थे, लेकिन अब आप 10th क्लास में हो गए हो तो आप न्यू टर्म्स पढ़ोगे, उनको लिखने का नया तरीका पढ़ोगे, है ना। सिर्फ यही है नया, बाकी कुछ भी नया नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा सा अब हम ध्यान से पढ़ते हैं। तो ये जो डिवीजन हमने परफॉर्म की, इसे अगर अब हम टर्म्स में लिखें तो कैसा रहेगा कि डिविडेंड को हम कैसे लिख सकते हैं। हमने क्या फॉर्मूला डिराइव किया, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये वो फॉर्मूला है जो आप 10 से पहले भी पढ़ चुके हो, अप्लाई भी कर चुके हो। ठीक है, अब यहाँ पर इस फॉर्मूले को हम कैसे यूज कर रहे हैं, इस फॉर्मूले को हम यूज कर रहे हैं HCF फाइंड आउट करने के लिए। HCF भी आपके लिए नया नहीं है, आप HCF को पहले से जानते हो, भूल चुके हो, तो मैं आपको रिकॉल करवा देती हूँ। HCF इज नथिंग बट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना। LCM और HCF आप निकाल कर आ चुके हो ना, तो उस LCM और HCF में से हम डील किसके साथ कर रहे हैं यहाँ पे, HCF के साथ। यानी कि कोई 2 नंबर्स अगर हमें गिवन है तो हमें यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम को यूज करके बताना है कि उन दोनों नंबर्स के बीच में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है। तो बच्चों ये बहुत सिंपल है, सिर्फ आपको ध्यान क्या देना है, थोड़ा सा लिखने का तरीका कैसा है। ठीक है, अब जो 2 नंबर्स हम स्टार्ट करें कॉन्सेप्ट। आई होप आपको थोड़ा थोड़ा तो कुछ समझ आ गया होगा, एकदम से कुछ भी समझ नहीं आता। और मैथमेटिक्स तो बिल्कुल ऐसा है कि जब तक आपको कोई सामने से समझा रहा है आपको लगेगा हाँ बहुत सिंपल है, हम कर सकते हैं, लेकिन जब आप करने बैठोगे ना आपका हाथ ही नहीं चलेगा। मैथमेटिक्स नीड्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस बेटा एंड विथ लॉट्स ऑफ फोकस। लेकिन अगर आप ये दोनों चीजें ले आए तो आई एम डैम श्योर मैथमेटिक्स में आपके नंबर कहीं नहीं कट सकते। ठीक है, तो अब हम अपना फर्स्ट प्रॉब्लम ले रहे हैं। हमें 135 एंड 225 का HCF फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले तो आप दोनों नंबर्स को कंपेयर करो, कौन सा बड़ा है। Yes, it's 225. तो 225 is greater than 135. इसलिए हम 225 को कैसे लिख सकते हैं, 135 इंटू समथिंग प्लस में समथिंग। ये समथिंग समथिंग क्या है, वी नीड टू फाइंड दैट। सो लेट्स फाइंड आउट। कैसे करें, बेसिक स्टेप तो हमें वही करना पड़ेगा क्योंकि इतनी लंबी टेबल तो किसी को भी याद नहीं होती। अब 135 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि यहां पर कोई टर्म 225 के आसपास आ जाए, कोई बता सकता है। अगर हम 135 को 2 से मल्टीप्लाई करके देखें तो we are getting 270 which is greater than 225. oh no, ये वर्क नहीं करेगा, तो हमें आगे जाने की जरूरत ही नहीं है।
हम 135 135 ही ले लेते हैं। अब अगर हम इसे सब्ट्रैक्ट करें तो वी आर गेटिंग 90, ठीक है। यानी हम अपना 225 कैसे लिख सकते हैं, 135 इंटू समथिंग, वो समथिंग क्या है, वो क्वोशिएंट हमें क्या मिला यहाँ पर डिवीजन करने से, 1, तो 1 अब आप यहाँ लिखोगे और प्लस में वो समथिंग रिमाइंडर क्या बचा हमारे पास, 90, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेप आई होप सबको क्लियर हो गया होगा, ज्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा तो जरूर समझ आया होगा, है ना। अब देखो आपको ये जो स्टेप है, आपको ये HCF का प्रोसीजर याद है, ये हम कैसे करते थे कि जब तक कि हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आता था हम इस तरीके की डिवीजन परफॉर्म करते थे। हम अब भी वही डिवीजन करेंगे ताकि आपको पिछला भी रिकॉल आ जाए, लेकिन यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम में मेथड वही है, सिर्फ आपको सॉल्यूशन को प्रेजेंट अलग तरीके से करना है ना। रफ में तो हम वही जो हमें पिछला रिकॉल है हम वही करके देखेंगे, लेकिन सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे वो हमें सीखना है। अब देखो जब तक हमारे पास ये रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता हम ये स्टेप फॉलो करते रहेंगे। अब फिर से आप डिवाइजर और रिमाइंडर को कंपेयर करोगे, यहां पर 135 ग्रेटर है 90 से, तो 135 कैसे आएगा, 90 इंटू समथिंग अगेन प्लस समथिंग रिमाइंडर, ठीक है। अब आप क्या करोगे, हमें 90 और 135 में रिलेशन एस्टेब्लिश करना है, तो इस तरीके के HCF में हम क्या करते थे, ये जो नंबर होता था इसे वापस यहाँ लिखते थे। अब 90 टू द तो 180 हो जाएगा जो 135 से बड़ा हो जाएगा, इट मीन्स ये नहीं चलेगा, इट मीन्स हमें 1 से आगे जाने की जरूरत नहीं है, हमारा पर्पस यही सॉल्व हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 एंड 13 में से 9 सब्ट्रैक्ट हुए तो वी गेट 4, ठीक है। तो 135 इक्वल्स टू 90 इंटू वो समथिंग क्वोशिएंट यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, देखो इधर ध्यान से, अगेन वी आर गेटिंग 1 और वो समथिंग रिमाइंडर क्या मिला हमको, 45, तो रिमाइंडर तो अभी भी 0 नहीं हुआ, इट मीन्स अभी हमें और आगे चलना पड़ेगा। कोई बात नहीं, चल लेते हैं। अब यहाँ पर फिर से 90 ग्रेटर है 45 से, तो अब हमें 90 और 45 में रिलेशन एस्टेब्लिश करना है। कैसे करें, करके देखें डिवाइड, 45 टू ज़ 90, रिमाइंडर आ गया हमारे पास 0, तो इस टाइम वो समथिंग क्वोशिएंट हमारे पास क्या आया, 2 और रिमाइंडर हमारे पास क्या आया, 0, यही हमें चाहिए था। और आपको पता है ना कि इस तरीके से जब हम HCF निकाल कर देखते थे तो HCF क्या होता था, ये जो डिजिट यहाँ पर आती थी, है ना। कई बच्चों को ये भी कंफ्यूजन रहती है कि अब मेरा HCF क्या होगा, ये होगा या ये होगा। तो आपको याद रखना है कि जब आप इस तरीके से डिवाइड करके देख रहे हो, रफ वर्क में डिवाइड कर रहे हो, तो ये जो नंबर आपका आ रहा है, ये वाला जो डिवाइजर है वो आपका HCF होगा, यानी कि 45 वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है जो 135 और 225 दोनों में कॉमन रूप से आता है, ठीक है। यानी कि HCF ऑफ 135 एंड 225 is equal to 45. दिस इज अवर आंसर, है ना सिंपल। देखो हमने इसमें कुछ भी नया नहीं किया है, एक बार हम फिर से क्विक रिवीजन लेते हैं। हमने कुछ भी नया नहीं किया, हमने जो पुराना सीखा हुआ था सिर्फ उसको अप्लाई किया है। पुराना HCF हमने इस तरीके से रिकॉल किया, है ना। ये हमारा लास्ट का नंबर 45 होता था, हमें कब तक ये डिवीजन परफॉर्म करना होता था, जब तक कि रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा। सिर्फ और सिर्फ हमारा सॉल्यूशन को प्रेजेंट करने का तरीका बदला है, उसको करने का तरीका नहीं बदला है ना। रफ वर्क में हमने वही चीज परफॉर्म की है, लेकिन मेन जो हमारा लिखने का पैटर्न है वो स्लाइड चेंज हो गया है। उसमें भी स्लाइड चेंज क्या हो गया है कि ये फॉर्मूला जो आप ऑलरेडी जानते हो, सिर्फ इसके अंदर वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करना है और क्वेश्चन को तब तक प्रोसीड करना है जब तक कि आप 0 रिमाइंडर तक नहीं पहुंचते। आई होप आप सबको थोड़ा थोड़ा तो कुछ समझ आया होगा। हम एक प्रॉब्लम और लेते हैं, जो हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम है 196 एंड 3822
0। माय गॉड, कितना बड़ा नंबर है ना, इतनी बड़ी मल्टीप्लिकेशन कैसे पहुंचेंगे हम। तो चलो बच्चों, अभी से पहले हमने फर्स्ट एग्जाम्पल किया था, अब हम सेकंड एग्जाम्पल करके देखते हैं, जो है 196 एंड 38,220। क्वाइट अ बिग नंबर, बट चलो लेट्स स्टार्ट। अब यहाँ पर ये 38,220 बड़ा है 196 से, तो सिंपल डिवीजन अगर हम परफॉर्म करें जैसे हमने पहले की थी, 196 का टेबल आप साइड में लिख सकते हो। 392 बड़ा हो गया 382 से, तो हम 1 पे स्टॉप कर जाते हैं। अब ये माइनस करके हमारे पास क्या आया 186, और यहां से हम कैरी कर लेंगे 2। ठीक है, अब 196 के टेबल आप आगे प्रोसीड करोगे तो यहाँ पर हमें 9 पर मिलेगा 1764, जो 1862 के आसपास है। अगेन हमने सब्ट्रैक्ट किया तो वी गॉट 98। अब 0 को कैरी किया, ठीक है, और 196 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करके देखें तो 980 ही आता है। इट मीन्स यहाँ पर हमें 1 गो में रिमाइंडर 0 मिल गया। तो हम रिलेशन कैसे एस्टेब्लिश कर सकते हैं, यूजिंग अवर यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। डिविडेंड हमारा क्या हो गया 38220, डिवाइजर कौन है 196, क्वोशिएंट हमारे पास क्या है 195, और रिमाइंडर हमारे पास क्या बचा है 0। अब मुझे ये बताओ, ये 196 और 195 में से HCF कौन सा हुआ, कौन सा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हुआ 196 और 195। यस, यू गॉट इट राइट। जो ये नंबर है, जो डिवाइजर हमारा है, वो हमेशा हमारा आंसर होगा। तो HCF ऑफ 196 and 38220 is 196। ठीक है, यानी कि 196 itself is the highest common factor of both the two numbers। तो बेटा ये तो हमने सिर्फ 2 प्रॉब्लम्स ली हैं NCERT की, 3 प्रॉब्लम्स गिवन है, 1 आप अपने आप ट्राई कर सकते हो। उसके अलावा जो आप मेरी क्लास में सीख रहे हो उसे अपनी एक्स्ट्रा हेल्प बुक में से भी, जो भी आप फॉलो कर रहे हो, RS अग्रवाल है, RD शर्मा है, PK गर्ग है, लखमीर सिंह मंजीत कौर, any kind of extra help book, whatever you are using, उसमें से आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो, सॉल्व्ड एग्जाम्पल भी करो, उसके बाद अनसॉल्व भी करो। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ कमेंट मी इन कमेंट बॉक्स सेक्शन, और मुझे बताएं कि आपको पढ़ाया हुआ समझ आया या नहीं। एंड अब हम चल रहे हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 2 की तरफ, रियल नंबर्स एक्सरसाइज 1.1। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 करने से पहले हम एक क्विक रिकॉल करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 में हमने क्या किया था। तो बेटा हमने 1 में सीखा था कि यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम को हमें किस तरीके से यूज़ करना है किसी 2 नंबर का HCF फाइंड आउट करने में, है ना। और उस यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम में हमने क्या सीखा था, मैंने, अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी हो तो उसके अंदर हमने एक फॉर्मूला कौन सा डिराइव किया था, जो आप पहले भी पढ़ चुके हैं, पहले से आपको इसके बारे में पता है कि डिविडेंड कब आता है हमारे पास, अगर हम डिवाइजर को क्वोशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं, और कई बार हमारे पास रिमाइंडर भी बच जाता है, तो उस रिमाइंडर को अगर हम ऐड कर दें तो हम अपने डिविडेंड तक पहुंच जाते हैं। और इतनी लंबी टर्म को, हालांकि छोटी सी है, लेकिन जो ये नाम है बड़े बड़े डिविडेंड, डिवाइजर, क्वोशिएंट और रिमाइंडर, इसे अगर हम थोड़ा सा शॉर्ट कर दें, थोड़ा कंसाइज कर दें कि हमें समझने में इजी हो जाए, तो हम इसे किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सपोज डिविडेंड हमारा कोई भी नंबर A है, डिवाइजर कोई भी नंबर है, लेट इट बी B, क्वोशिएंट को हम Q से डिनोट कर देते हैं और रिमाइंडर को हम R से डिनोट कर देते हैं।
तो ये जो इतनी बड़ी टर्म थी हमारे पास, उसको हमने इतने छोटे में रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। और ये आर की क्या वैल्यू होती है, जो हमारा रिमाइंडर बचता है वो कैसा होता है, वो या तो 0 भी हो सकता है ना, 0 से बड़ा भी हो सकता है और 0 के इक्वल भी हो सकता है, लेकिन वो डिवाइजर से हमेशा छोटा होगा। और यहाँ पर डिवाइजर कौन है हमारे पास, b, ठीक है। तो ये हमारे पास पूरा क्या बन गया, दिस इज अवर यूक्लिड्स एल्गोरिथम। अब इसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, बताना क्या है हमें कि शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5। तो हमें ये वाली फॉर्म्स लेकर आनी है। बहुत इजी है बेटा, पढ़ने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ज़रूर है, लेकिन जब हम इसे सॉल्व करने बैठेंगे तो ये बहुत इजी होने वाला है। तो हम लेट करते हैं, सपोज कर लेते हैं a b एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। और b हमारे पास क्या है, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम 6q के बारे में बात कर रहे हैं। तो b हमने क्या ले लिया, 6q ले लिया, ठीक है। तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग यहाँ अगर हम सब सब्सटीट्यूट करें तो हमारे पास क्या बनेगी टर्म, a = bq + r implies a = 6q + r। यहाँ पर r हमारे पास क्या हो सकता है, r की वैल्यूज क्या हो सकती हैं, हमने ऊपर देखा था कि r 0 से ग्रेटर देन और इक्वल टू हो सकता है, और वो हमारे डिवाइजर से हमेशा छोटा होगा, यानी कि वो 6 से हमेशा छोटा होगा। और अगर वो 0 और 6 के बीच में लाई कर रहा है तो r कौन कौन सी वैल्यू ले सकता है, 0 1 2 3 4 5 6 होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि r को हमेशा 6 से छोटा रहना है, तो हम 5 पर स्टॉप कर जाएंगे। अब अगर हम इन r की वैल्यूज को यहाँ सब्सटीट्यूट करें तो a = 6q + 0 कहाँ पहुंचा रहा है हमें, 6q पर। 6q का क्या मतलब है कि q कोई भी एक इंटीजर है और उसे अगर हम 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास क्या नंबर आएगा। अगर हम 6 की टेबल को देखें, 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30 एंड सो ऑन। तो 6 की टेबल को 6 के मल्टीप्लीकेशन में आप कहीं तक भी जाओगे, यू आर गोइंग टू गेट इवन इंटीजर्स। इवन नंबर्स ही आ रहे हैं या हमारे पास कोई भी ऑड नंबर तो नहीं है ना, 6 भी इवन है, 12 भी इवन है, 18 भी इवन है। लेट मी रिकॉल व्हाट इज इवन एंड ऑड। जिनको याद है बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिनको याद नहीं है मैं एक बार याद दिला दूं, इवन कौन से नंबर होते हैं, जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, और जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं वो ऑड की कैटेगरी में चले जाते हैं। तो अगर ये सारे नंबर्स हम 2 से डिवाइड करके देखें तो बहुत ईजिली हो जाएंगे। अगर इसकी जगह 15 होता, क्या वो 2 से डिवाइड होता, नहीं होता, तो वो ऑड इंटीजर की कैटेगरी में चला जाता, ठीक है। तो अब हमारे पास फर्स्ट जो नंबर आया वो है 6q। 6q क्या आ रहा है, क्या ये हमें ऑड इंटीजर की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, कभी भी नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि 6 को हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें वो हमेशा हमें रिजल्ट क्या देगा, इवन का, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। अब हम r की जगह लेते हैं 1, 6q + 1। तो 6q हमने देखा कि ये सारे हमारे इवन इंटीजर है, और इन इवन इंटीजर में अगर आप +1 कर दोगे, 6 + 1 करोगे 7 आएगा, 12 + 1 करोगे 13 आएगा, 18 + 1 करोगे 19 आएगा, 24 + 1 करोगे 25 आएगा, एंड सो ऑन। तो हमारी तलाश पूरी हो गई। जो फर्स्ट कंडीशन हमें प्रूव करनी थी, 6q + 1 हमें मिल गया, और नंबर हमें मिल गया। अब अगर हम 2 सब्सटीट्यूट करके देखें r की जगह, सिंपल है, इसी टेबल में आप +2 करते जाओ, 6 + 2 8, 12 + 2 14, 18 + 2 20। ये हमें क्या दे रहा है, ये अगेन हमें
इवन की तरफ लेकर जा रहा है। अब ऐसे ही आप चेकआउट करो +3, तो ये हमें और देगा। 4 हमें फिर से इवन की तरफ ले जाएगा और 5 हमें फिर से ऑड की तरफ ले जाएगा। तो जो बात इन्होंने हमसे कही थी दैट शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q+1 और 6q+3 और 6q+5। तो ए हमने कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लिया था, उसको हमने 6q+1, 6q+3 एंड 6q+5 ऑड इंटीजर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। यही हमें करना था। तो गॉट इट बेटा। थोड़ा सा डिफिकल्ट जरूर है, हालांकि बेसिक स्टेप हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ ये जो हमारा डिविडेंड और डिवाइजर वाला फॉर्मूला था, जो बेसिक फॉर्मूला था, उसके अंदर हमने आर की वैल्यूज को सब्सटीट्यूट किया है और वहीं से ऑड इवन हमने सेग्रीगेट कर दिया और हम अपने रिजल्ट तक पहुंचे। ठीक है, इसी के बेसिस पर हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, जिसमें हमें क्यूब के बारे में बात करनी है। सो लेट्स चेक आउट। अब हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं। इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 2 कर चुके हैं, 3 और 4 एंड थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 वो मैंने आपके लिए छोड़ा है। आपको ट्राई करना है, बिल्कुल पूरे दिल से कोशिश करनी है उन्हें सॉल्व करने की। ऐसा कुछ नहीं है कि आप नहीं कर सकते हो, आपको अपने डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। मुझे पता है जब बच्चे समझते हैं, समझने के बाद जब खुद पेन उठाते हैं क्वेश्चन करने के लिए, कॉपी में लिखना शुरू करते हैं, माइंड ब्लैंक हो जाता है, समझ ही नहीं आता है कौन सी डिजिट लिखनी है, डर पूरी तरह हावी हो जाता है, पसीने भी छूट जाते हैं कई बार। लेकिन आपको उस डर पे फोकस नहीं करना है, आपने जो कॉन्सेप्ट सीखा है ना उस पर फोकस करना है। और जब आप अपने कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस करोगे, आपने जो सीखा है सिर्फ उसके बारे में सोचोगे, आई एम डैम श्योर आप डेफिनेटली उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाओगे। क्योंकि बेटा सारा कुछ अगर आप सॉल्व ही देखोगे तो फिर अनसॉल्व कब अटेम्प्ट करोगे, है ना। तो आपको डरना नहीं है बिल्कुल भी मैथमेटिक्स से। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, आपको डेफिनेटली ट्राई करना है। तो मैंने 5th क्वेश्चन उठाया है जिसमें हम क्यूब के बारे में बात करेंगे। इससे पहले जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें स्क्वायर के बारे में बात की गई है, जो कंपैरेटिवली छोटा है। तो हम यहाँ पर क्यूब वाले क्वेश्चन को ले रहे हैं एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। तो बिल्कुल बहुत ध्यान से समझना है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर ध्यान नहीं दिया तो बिल्कुल इट इज वन अमंग द टफेस्ट क्वेश्चंस ऑफ दिस बुक। ठीक है, लेकिन अगर समझोगे तो इट्स वेरी वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है। जो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा हमने सीखा है उसी को अप्लाई करना है। जो रिमाइंडर की वैल्यू हम लेते हैं ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन आवर डिवाइजर, उसी के बेसिस पर हम इस पॉजिटिव इंटीजर के क्यूब को कैलकुलेट करेंगे। और जो ये हमें प्रूव करने के लिए कह रहे हैं कि दैट इट शुड कम आउट टू बी 9m, 9m+1 और 9m+8। तो यहाँ तक हम कैसे पहुँचेंगे? कैलकुलेशन लंबी थोड़ी सी ज़रूर होगी क्योंकि इसमें क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, लेकिन बिल्कुल भी घबराना नहीं है। जो आपको पता है, जो अभी तक आपको पता है दैट a+b का होल क्यूब क्या होता है, नहीं पता है तो भी मैं आपको बताऊंगी। घबराना बिल्कुल भी नहीं है, आराम से बस समझना है, सिर्फ कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस करना है। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे कि हमने सेकंड क्वेश्चन में किया था, हमने लेट कर लिया था, है ना। जो भी हमें पता नहीं होता हम मैथमेटिक्स में क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं कि भाई एग्जिस्ट करते हैं। लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। ए हमारे पास कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, बी को हम यहां पर ले लेते हैं 3 ले लेते हैं, ठीक है, 3q ले लेते हैं। तो हमारे पास यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम से क्या बनेगा, a इक्वल्स टू 3q प्लस r, और r यहाँ क्या हो गया, 0 से ग्रेटर हो गया। लेस देन बताओ मुझे किससे होगा, b क्या है यहाँ पर हमारे पास 3, तो ये लेस देन होगा 3 से। तो r कैन टेक अप द वैल्यू 0 भी ले सकता है, R1 भी हो सकता है, R2 भी हो सकता है, बट क्या R3 हो सकता है,
नहीं हो सकता। यस यू आर राइट, क्योंकि आर वो हमेशा 3 से लेस है, उसके इक्वल नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर 1 बाय 1 जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया था कि आर की जगह हमने उसकी वैल्यूज को सब्सटीट्यूट किया था, तो ऐसे ही हम यहाँ पर करेंगे। फर्स्ट केस हम ले रहे हैं व्हेन आर इक्वल्स टू 0, तो ए क्या हो गया 3q प्लस आर दैट इज 3q। अब हमें क्या चाहिए, हम क्यूब को देखना चाहते हैं कि क्या क्यूब हमारे पास इस फॉर्म में आएगा। तो अब हम क्या कर रहे हैं, क्यूब बोथ साइड। अगर हम क्यूब बोथ साइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ए का क्यूब हो जाएगा एंड 3q का क्यूब हो जाएगा। तो ए क्यूब क्या हो गया, ए क्यूब का ए क्यूब हो गया। अब ए का क्यूब का क्या मतलब है कि क्यूब इज रिप्रेजेंटेड बाय 3, तो हम 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3 3 द 9 एंड 9 3 द 27 और क्यूब का क्यूब। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब इसे अगर हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं क्या, हमें क्या चाहिए, हमें 9m चाहिए। तो 27 को अगर मैं 9 इंटू 3 लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लिख सकते हैं हम इसको, ऐसा पूरे तरीके से लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया 9 ब्रैकेट में 3q क्यूब, और इस पूरी टर्म को अगर मैं m ले लूं, ले सकते हैं ना कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, वेयर m इक्वल्स टू 3q क्यूब। ठीक है, तो हमने फर्स्ट कंडीशन को प्रूव कर दिया कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब इस फॉर्म में हो सकता है। सेकेंड, अब हमें कहां पर चलना है, हमें 9m प्लस 1 प्रूव करना है। तो पहले हमने केस कौन सा लिया था, वेन एवर आर इज इक्वल्स टू 0। अब हम ले रहे हैं वेन आर इक्वल्स टू 1। अगर आर 1 है तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी 3q प्लस 1। हमें फिर से कहां पे जाना है, पता है आपको हमें कहां पर जाना है, यस क्यूब पर जाना है। तो अगेन क्यूब बोथ साइड्स। अब दोनों तरफ अगर हम क्यूब करते हैं तो 3q प्लस 1 का होल क्यूब। अब ये कौन सा फॉर्मूला बना, बस थोड़ा सा जो डिफिकल्ट पार्ट है वो ये है कि आपको 3q प्लस 1 का क्यूब फाइंड आउट करना है, और वो भी अगर आपको a प्लस बी का होल क्यूब आता है, उसे अप्लाई करना आता है, तो वो पार्ट भी डिफिकल्ट नहीं रह जाता। ठीक है, अगर आता है तो वेल एंड गुड, नहीं आता तो मैं आपको रिकॉल करा देती हूँ कि a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, इट्स a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। अब इसे अप्लाई करके देखें तो a क्यूब तो एज इट इज हो गया। अब देखो ये हमारी टर्म है a, ये हमारी टर्म है b, इस a और b को आप इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करो, सिंपल है। a की जगह a की वैल्यू डालो और b की जगह b की वैल्यू डालो और कैलकुलेशन कर दो, है ना इजी। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है देखने में, पर बेटा जब आप खुद करना शुरू करोगे तो बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं आएगी। सिर्फ आपको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलना है, कुछ भी अलग नहीं करना है। जैसा फॉर्मूला आपको करने के लिए कह रहा है बस वैसा ही करना है। ठीक है, 3q क्यूब क्या हो गया, 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 27 एंड क्यूब क्यूब एज इट इज। अब यहाँ देखो 3 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर 9 and 9 3 the 27 and cube plus 3 3 the 9 cube। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, and 1 multiplied by 9 cube is nothing but 9 cube plus 1 का क्यूब 1 हो गया। तो सॉरी मैं यहाँ स्क्वायर लगाना भूल गई। ठीक है, अब ये हमारे पास सिंपल एक इक्वेशन आ गई। इसे हम कैसे लिख सकते हैं, अगर मैं 9 को कॉमन ले लूँ फर्स्ट 3 टर्म्स में से, तो अंदर क्या बचेगा 9 3 the 27, देन अगेन 3q स्क्वायर प्लस q। ठीक है,
और इस पूरी टर्म को अगर मैं m कंसिडर कर लूँ तो आ गया हमारे पास 9m + 1, वेयर m इक्वल्स टू 3q³ + 3q² + q। यही प्रूव करना था कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब इस फॉर्म में हो सकता है, वो हमने कर दिया। नेक्स्ट हमें कहाँ पर जाना है, 9m हमने कर दिया, 9m + 1 हमने कर दिया, अब हमें पहुंचना है 9m + 8 पर। तो इस टाइम हम क्या कर रहे हैं, अब हमारा r क्या हो जाएगा, लास्ट ही केस बचा है, हमने 0 को कर लिया, 1 को कर लिया, लास्ट केस कौन सा बचा है, 2 बचा है। तो a क्या हो जाएगा, b³ + r which gives us 3q + 2। फिर से हमें क्यूब करना पड़ेगा, बोथ साइड अगर हम क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, a³ एंड 3q + 2 का होल क्यूब। फिर से इस फॉर्मूला को आप अप्लाई करो, ये क्या बनेगा, a³ बनेगा + 3a² b + 3a क्या है हमारे पास, 3q है, और यहाँ पर आ जाता है b का स्क्वायर + b का क्यूब। इसको सॉल्व करो, 27q³ + 27q² इंटू में 2 है यहाँ हमारे पास, तो उसे हम नेक्स्ट स्टेप में करेंगे सॉल्व। 3 3 9q इंटू में 4 एंड 2 का क्यूब क्या हो गया, 8। तो फाइनली हमें क्या मिल रहा है, 27 to the 54q², 36q + 8। अब देखो +8 पर हम पहुंच गए, यानी कि इस टर्म को हमें क्लब करना पड़ेगा। हमें 9m चाहिए तो हमें 9 इसमें से कॉमन लेना पड़ेगा, तो अंदर क्या बचेगा, 9 3 27। कॉमन लेना आपको आता है ना, ब्रेकअप करना है हमें किस तरीके से, देखो 27 को हमने ब्रेकअप कर दिया, 9 3 27। 54 कब आएगा, जब 9 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 36 कब आएगा, जब 9 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इस पूरी टर्म को हम फिर से हम ले सकते हैं, और प्लस में 8 वेयर m इक्वल्स टू 3q³ + 6q² + 4q। दिस इज इट। क्वेश्चन देखने में कितना बड़ा है, इसका सॉल्यूशन थोड़ा सा हॉरिबल भी है, लेकिन आपने अभी देखा कुछ नहीं है इसके अंदर। हमने सिर्फ a + b का होल क्यूब फॉर्मूला लिया है, इसे इम्प्लीमेंट किया है, और इससे अलग हमने कुछ भी नहीं किया। जो हमें प्रूव करना था हम अपने फॉर्मूला को सॉल्व करते चले गए और हम ऑटोमेटिकली पहुंच गए वहां पर जो चीज़ हमें चाहिए थी। तो बहुत सिंपल है बच्चों, बिल्कुल भी डरना नहीं है इतने लंबे लंबे सॉल्यूशंस देखकर। कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया है, थोड़ा बहुत तो ज़रूर आया होगा, तो उठाओ अपनी कॉपी और पेन और अभी क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करो। सिर्फ एनसीईआरटी तक सीमित नहीं रहना है, जितनी भी प्रैक्टिस बुक्स आप कर सकते हो। टारगेट बनाओ अपना कि 1 डे में 1 टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर करना है। जो प्रॉब्लम्स हैं वो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। एंड कीप स्टडिंग, वेरी वेरी ऑल द बेस्ट। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक्सरसाइज 1.2 के साथ, तब तक के लिए बाय।